आ रही है। सो हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर जब खत्म किया था तो वी सेड कि दिस बाय द वे दिस मेथड इज इन शॉर्ट, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज एचडी मेथड। ठीक है, एचडी मेथड भी इसको कहा जाता है। और इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल मेथड, यानी ये बहरहाल फिलोसॉफिकली डिराइव्ड है, जिसकी हम थोड़ी सी अंडरपिनिंग्स देखेंगे, बट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल मेथड। और यूजुअली इसकी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स जो हैं, जब हम कोई भी साइंटिफिक काम कर रहे होते हैं, साइंटिफिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अप्लाई अ सॉर्ट ऑफ वेरिएंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ एचटी मेथड। तो आज जो हम देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं कि इसका जनरल प्रिंसिपल क्या है। यानी हम इसको इस तरह से नहीं देख रहे कि इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस देखें, हम इसकी कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, यानी कि हमें, ताकि हमें उसकी जनरल सेंस समझ आ जाए। और वंस यू विल बी डूइंग योर साइंटिफिक वर्क, आप जब भी कोई काम करेंगे तो यू शुड हैव अ बैकग्राउंड के मैं जनरली हाइपोथेसिस के साथ काम कैसे कर रहा हूं, यानी हाउ दी, विच मींस कि हाउ दी हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड। हाइपोथेसिस पहली बात तो ये कि क्या होता है, फॉर्मुलेट कैसे होता है, उसको फॉर्मुलेट करने के बाद क्या किया जाता है, और जिस चीज को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, जिसको आपने बहुत दफा नाम सुना है कि उसका मतलब क्या है। ठीक है। सो हमने पहले भी थोड़ी सी हाइपोथेसिस की बात की थी एक दफा, लेकिन उस वक्त हमने हाइपोथेसिस को सिर्फ इस तरह से लिया था जैसे एनी असम्पशन, यानी वहां पे हमारा बहुत ही जनरल मीनिंग था, यानी कोई भी असम्पशन। तो यहाँ पे अब हम उसको थोड़ा स्पेसिफिकली देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने भी फिनिश्ड आवर लेक्चर ऑन दी नोट के ह्यूम का एक प्रॉब्लम है। और ह्यूम का क्या प्रॉब्लम है? ह्यूम का प्रॉब्लम है इंडक्शन का प्रॉब्लम। यानी ह्यूम हमें ये बताता है, ह्यूम का कि क्या क्या इंडक्शन के ऊपर क्रिटिसिज्म हमें बेसिकली ये बताता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, जिसको हम फलसफे में प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन कहते हैं, ह्यूम्स प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। और उसके जनरल मीनिंग ये है कि हमें जो जब हम इंड्यूस करते हैं रादर देन विद, जैसे कि एज ऑपोजिट टू डिड्यूसिंग फैक्ट्स, तो जो डिडक्शन की प्रिटी फॉर्म है, जिसमें हमने बात की कि हमारे पास प्रेमिसेस होते हैं और हम प्रेमिसेस से कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं, तो ये जो डिडक्टिव फॉर्म है इंडक्शन के केस में चूंकि ये नहीं बन सकती, एंड वी हैव अ बिग जंप फ्रॉम प्रेमिसेस टू कंक्लूजन। वो फॉर्म इस तरह से नहीं बनती कि ट्रूथ ऑफ द प्रेमिसेस ऑलवेज गारंटीज द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। तो ये आपके क्विज में भी था। कुछ लोगों ने इसमें, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने इसमें थोड़ी सी गलती की, यानी वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रुथ। देखिए, ट्रुथ का तो मतलब है ना कि सच्चाई, यानी कंक्लूजन हैज टू बी ट्रूथफुल, इस एज ऑपोजिट टू जस्टिफिकेशन। यानी यहां से आप यहां पहुंच गए तो जस्टिफाई तो हो गए, विच मीन्स यू हैव मूव्ड अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड है, यानी आपकी दलील में या आपकी लॉजिक में कोई मसला नहीं। मगर ये सवाल तो अपनी जगह है ना कि क्या ये बात सही भी थी या नहीं थी। हो सकता है एक बंदा प्रेमिसेस से कंक्लूजन की तरफ मूव करे और बहुत वैलिडली मूव करे, बट फिर भी उसकी बात ट्रूथफुल ना हो। तो उसकी बात ट्रूथफुल ना होने की क्या वजूहत होंगी? उसकी वजूहत ये नहीं होंगी कि उसने यहां से यहां तक की मूवमेंट में कोई गलती की, ये तो पहले से ही हमें पता है कि वैलिड होगी। उसकी वजूहत ये होंगी कि उसके इन प्रेमिसेस में से कोई एक फॉल्स हो। तो जब जाहिर है आप फॉल्स प्रेमिसेस के ऊपर बहस करेंगे तो फिर आप आ, उसको जस्टिफाई तो कर लेंगे, बट यहां पे एक सवालिया निशान छोड़ देंगे। ह्यूम ये कहता है कि इंडक्शन के केस में तो आप इस काम को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो कहता है कि यहां तो वैलिडिटी का भी सवाल नहीं है। तो ह्यूम बहरहाल इस बात पे सवाल उठाता है कि डिडक्शन की जस्टिफिकेशन जिस तरह से हमें मिल रही है, उस तरह से हमें इंडक्शन की जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही।
तो किसी को इस पे तो इश्यू नहीं है कि ह्यूम की प्रॉब्लम उसको समझ ना आई। जी दानिश। यस सर। सर ह्यूम की मतलब प्रॉब्लम ये इंडक्शन इंडक्शन पे ही इसका प्रॉब्लम है, जैसे पिछले साइंटिस्ट का भी था। नहीं, देखिए पॉपर का भी प्रॉब्लम इंडक्शन पे था, और पॉपर का प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो इंडक्शन को बराह रास्त क्वेश्चन कर रहा था। पॉपर का क्वेश्चन ये था कि साइंटिस्ट इंडक्शन नहीं करते, यानी पॉपर ये कह रहा था कि साइंटिस्ट साइंस की जो एक्टिविटी है उसमें इंडक्शन नहीं है, सिर्फ डिडक्शन। ह्यूम का ओके। प्रॉब्लम डिफरेंट है। ह्यूम का प्रॉब्लम ये है कि वो ये नहीं कह रहा कि साइंटिस्ट इंडक्शन नहीं करते, वो कह रहा है वो करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वो इंडक्शन जो करते हैं उसके अंदर ये मसला है, यस सर। ये जस्टिफिकेशन। तो ये दोनों चीजों में एक हल्का सा फर्क है जो हमें पिक करना है। अगर हम ये पिक कर लें और हमें ये समझ आ जाए कि ह्यूम की इंडक्शन की प्रॉब्लम की जनरल सेंस क्या है, तो फिर हमें देखें अगर या अब अगर हम उस प्रॉब्लम को काउंटर करना चाहते हैं, यानी हम उसको क्योंकि देखिए हमने हमारा मसला क्या है, जैसे मैं कहता हूँ हम, यानी व्हेन आई से वी, तो वी का मीनिंग क्या है? वी का मीनिंग है साइंटिस्ट। ठीक है ना, ये तो आपको क्लियर है। तो देखिए यस सर। साइंटिस्ट इंडक्शन करते हैं, अब ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। हम पॉपर को पढ़ने के बावजूद हम पॉपर से एग्री नहीं कर सके, यानी हम ये नहीं देख सके कि साइंटिस्ट इंडक्शन नहीं करते। और दुनिया के तकरीबन तमाम साइंटिस्ट इस बात में पॉपर से चाहे वो फिलोसॉफिकली इख्तिलाफ ना भी करते हो, प्रैक्टिकली तो वो इंडक्शन करते हैं। तो जब वो प्रैक्टिकली करते हैं तो उनके लिए पॉपर कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहता। फिलोसफी और साइंस में तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल साइंस में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जो भी कहता रहे। Once we have to do induction and we are doing induction and our induction is all over the scientific activity, so यहाँ पे मसला ये पैदा होता है कि अब अगर कोई बंदा फलसफे के हिसाब से या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस के हिसाब से देखना चाहे तो वो कहेगा कि इंडक्शन इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, और अगर उससे कहें डिडक्शन, वो कहेगा इट इज एज गुड अ साइंटिफिक प्रिंसिपल एज डिडक्शन। सो इंडक्शन और डिडक्शन दोनों बहरहाल साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब डिडक्शन को साइंटिफिक प्रिंसिपल मानने के लिए तो हम लॉजिक पढ़ते हैं, और लॉजिक को पढ़ लेते हैं, लॉजिक को समझ लेते हैं, और लॉजिक को अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं, तो वी कंप्लीटली डू, हम डिडक्शन करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ते हैं, हम लॉजिक को मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हम एंड और जोर नॉर ये सारे देखें उसके उसको हर जगह पे अप्लाई करते हैं लॉजिकल फॉर्मुलेशंस को। और इंडक्शन के केस में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, और इनकी मदद से हम इंडक्शन करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास टूल्स तो हैं, और टूल्स जाहिर है डेवलप हुए हैं, और टूल्स अप्लाई भी हो रहे हैं, और हम उनको क्लास 9 10 से पढ़ना शुरू हो जाते हैं किसी न किसी तरह। सो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि प्रिंसिपल्स के लेवल पे अगर हमने काउंटर करना हो ह्यूम के प्रॉब्लम को, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि जो एक्चुअल प्रैक्टिसेस है इंडक्शन की, इनके ऊपर थोड़ा सा हमें गौर कर लेना चाहिए, यानी वी हैव टू पे अ लिटिल मोर अटेंशन। और इसके लिए मैंने आपको दो बातें बताई थी, यानी एक स्टांस तो ये है कि हम फाउंडेशनल हो जाए। फाउंडेशनल मीनिंग यानी हम बुनियाद बुनियादी तौर पे हो, बुनियादों को पकड़े। ये बुनियाद बुनियाद परस्ती होती है ना, फाउंडेशन यानी फंडामेंटलिज्म टाइप चीज। तो हम वी टेक दी फाउंडेशंस, और फाउंडेशंस में याद है हमने बात की थी कि जी एक बेस है, और बेस के ऊपर जो अगर कोई घर है, तो वो हमने देखा था कि वो बिल्कुल वो टूटा हुआ है इस तरह, बिल्कुल ऐसे उसकी बुरी हालत है। सो वो क्या थी कि हम उसकी बेस को के ऊपर क्वेश्चन मार्क करें, तो विच मेंट के दी बिल्डिंग इज ब्रेकिंग। सो इसका मतलब है कि अगर हम फाउंडेशनलिस्ट हो जाएं, फर्ज कीजिए, तो हम ये कहेंगे कि एक्चुअल प्रैक्टिसेस, यानी जब हम साइंस में इंडक्शन करते हैं, उनका जवाब सिर्फ उस वक्त है अगर वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के साथ मिलती। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि ये जब हम इस स्टांस में आते हैं, तो हमें फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर ह्यूम एक सवाल उठाता है। ये बात हमने लास्ट टाइम की थी। तो वो जब सवाल उठा लेता है तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल सारे
बड़े खस्ता हो जाते हैं और जाहिर है कि इमारत जो है वो धड़ाम से गिरने लगती है। दूसरी चीज ये थी कि हम कोहेरेंटिस्ट हो जाए। कोहेरेंटिस्ट का उर्दू तर्जुमा तो मुश्किल है, लेकिन कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब होता है कि एक तवाजुन, एक इक्विलिब्रियम, एक रिलेशनिंग, यानी कि हम निस्बत को देखें कि यानी रिलेशंस के ऊपर बात करें, और रिलेशंस भी कौन से? जो बड़े हारमोनियस, यानी उनमें तवाजुन। इसका मतलब है कि हम प्रैक्टिसेस को देखें। प्रैक्टिसेस की मीनिंग क्या हुआ कि साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को देखें, और हम ये कहें कि भाई आप प्रिंसिपल्स की बात ना करें, इसको छोड़ दें, आप अमल को देखें, आप इस असूलों पे ना जाएं, आप इस पे जाएं कि हम करते क्या हैं, और फिर इस पे ये बात करें कि हम आहंगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जमशेद ने कहा कि जी सर हम आहंगी, क्लास, एक्सीलेंट। सो हम आहंगी जो है वो देखी जाए। अब देखिए, जब भी आप हम आहंगी की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? अब कहते हैं यार अपने बुनियादी इख्तलाफात को मत देखें, जो आप लोगों का मतलब इंसानों के बीच में भी देखें। हम आहंगी का क्या मतलब होता है कि भाई ये ना देखें कौन किसका किसके व्यूज क्या है, आप ये देखें कि यार सुबह आपने उसके साथ ऑफिस में काम करना है, आपने उसके साथ क्लासरूम में बैठना है, तो आप इस लेवल पे बात करें कि भाई आप लोग दिन का टाइम एक अच्छा हम आहंगी से गुजार लें। और हम आहंगी के का एक और मीनिंग भी है कि आपका गोल क्या है। तो हम कहेंगे यार आप गोल को चेक करें, आप ये देखें आपने पहुंचना कहाँ है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई इंसान जो है वो कहाँ से आया है, उसका उसके बुनियादी व्यूज क्या हैं, क्योंकि हमने उसके साथ इससे ज्यादा ताल्लुक तो नहीं रखना कि हम उसके साथ मिलजुल कर एक गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। सो यहाँ भी यही बात है, यानी यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि भाई इस बात को बहस को में क्यों पढ़ते हैं कि डिडक्शन ठीक है या इंडक्शन ठीक है, या ठीक है जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो जरूर पढ़ें और उसको उसको उस मसले को हल भी करने की कोशिश करें, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है कि आप डिडक्शन करें। जब आप प्रैक्टिकली डिडक्शन करेंगे और कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे तो वो उन कंक्लूजन्स पे पहुंचने का मसला तो कम से कम हल हो जाए। सो इस कोहेरेंटिस पर्सपेक्टिव ये कहता है कि आप प्रैक्टिसेस को देखिए और उनका जवाब दें कि भाई क्या ये जवाब इस सिचुएशन में, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, यानी सिचुएशन मीनिंग जो हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या इस खास प्रैक्टिस का जवाब बनता है। तो अब ये देखिए कोहेरेंटिस क्या देगा? कोहेरेंटिस कहेगा ठीक है ये प्रॉब्लम है, आपने हल करना है, तो यार आप इंडक्शन क्यों कर रहे हैं? क्या डिडक्शन से आपका मसला हल नहीं हो रहा? तो वो देखिए वो उसका सवाल फर्क होगा। जो फाउंडेशनलिस्ट है वो ये कहेगा भाई आप इंडक्शन क्यों कर रहे हैं, आपको तो इंडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, इंडक्शन के ऊपर वो उसके अंदर एक प्रॉब्लम निकाले। लेकिन यहाँ पे कोहेरेंटिस्ट कहेगा यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, you should solve it by induction or deduction or any other लॉजिकल प्रिंसिपल। इसके अलावा भी मल्टी ट्रूथ लॉजिक्स भी हैं, लॉजिक्स के बहुत से निजाम है। हमने अब जाहिर है हम लॉजिक को तो इस तरह से हमने डील ही नहीं किया ना, हमने तो सिर्फ दो एरियाज पढ़े हैं। तो इस केस में चैलेंज क्या है? अब चैलेंज ये है कि अगर आप कोहेरेंटिस्ट हो जाते हैं तो सवाल कोहेरेंटिस्ट जो है वो अगर बाय बीइंग अ कोहेरेंटिस्ट यू आर बेसिकली यूजिंग ट्राइंग टू यूज बोथ, यानी आप गुड ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ले रहे हैं, डिडक्शन का भी और इंडक्शन का भी। तो यहां तक तो होपफुली हमें बात आपको समझ आ गई। अब चैलेंज क्या है? अब इस कोहेरेंटिस्ट के साथ चैलेंज ये है कि फाउंडेशनिस्ट को तो हमने एक साइड पे कर दिया और कोहेरेंटिस्ट को हमने कहा कि ठीक है हम वी यूज वांट टू यूज बोथ ऑफ दीज थिंग्स। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों का इस्तेमाल इकट्ठे कैसे किया जाए। यानी हमने देखा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, फिर हमने देखा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब जब कोहेरेंटिस्ट पर्सपेक्टिव में आना है तो इन दोनों को लेके इकट्ठे चलना है ना, यानी ये दोनों रास्ते हैं, एक इस डिडक्शन को जा रहा है और इंडक्शन को जा रहा है। तो वी वांट टू ट्रेवल ऑन बोथ ऑफ दीज पाथ्स एट द सेम टाइम, क्योंकि यहां पे हमारा साइंटिफिक गोल है। और गोल क्या था? मैंने आपको बताया था, प्रेडिक्शन, डिजाइन, और तीसरा क्या था याद है किसी? साइंटिफिक गोल्स क्या थे?
प्रिडिक्शन, डिजाइन एंड भूल गए? लास्ट टाइम हमने पढ़े थे गोल्स, क्या थे? कौन बताएगा? प्रिडिक्शन था, डिजाइन था एंड बिल्कुल निकल गया जेन से। बड़ा इंटरेस्टिंग था, उस पर हमने एक पूरा लेक्चर भी किया। एक्सप्लेनेशन है, देखिए ना, आपने या तो प्रिडिक्ट करना है या डिजाइन या एक्सप्लेन करना है या डिजाइन करना है। तो जो देखिए, जो पिछले होते हैं ना, उसमें बेस लाइन की जो चीजें होती हैं ना, वो ट्राई किया करें कि आपको याद हो जाए हमेशा। अगर याद ना भी हो तो इमीडिएटली आपको पता हो कि अच्छा गोल 3 थे, एटलीस्ट ये तो याद हो कि देयर वर 3 गोल्स। तो फिर थोड़ा जहन पे जोर देंगे तो याद आ जाएगा कि अच्छा वो एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, सो वी नीड टू अब इन गोल्स में से कहीं ना कहीं पहुंचना है, और इनके लिए हमने डिडक्शन भी करनी है और इंडक्शन भी करनी है। तो एचडी इसकी जनरल अप्रोच है। पहले तो हम इसको जर्नल देख लेते हैं। तो जर्नल अप्रोच जो है वो 3 स्टेज मेथड, ठीक है। यानी ये अभी मैं उस जर्नल अप्रोच का, यानी इस बात को करने के लिए मैं कह रहा हूं कि इन दोनों पार्ट्स पे चलने का जो मेथड है वो एचडी मेथड, यानी साइंटिस्ट जिसके ऊपर एक तरह से सेटल्ड है कि जनरली ये कुछ तरीका होगा, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। तो इसके अंदर जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड है, हम अभी देखते हैं कि इसके अंदर नाम में तो इसके सिर्फ डी आ रहा है, डिडक्टिव, और इंडक्शन का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन इसमें डिडक्शन भी है और इंडक्शन भी है। यानी इस पाथ में भी आप चलेंगे और इस पाथ। जनरल अप्रोच क्या है? पहले हम जनरल अप्रोच की बात कर लेते हैं। जनरल अप्रोच को अगर देखा, जनरल अप्रोच मतलब अमूमी तौर पे भाई क्या तरीका कार हो, जैसे होता है ना भाई, अमूमी तौर पे आपका मेथडोलॉजी क्या हो। तो जनरल अप्रोच इज बेसिकली जनरल मेथड, उसकी साइंटिफिक बेस से या उसकी मजीद डिटेल जो है वो अभी हम आगे देखें। तो पहली चीज तो ये है कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक हाइपोथेसिस पेश करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होता है और कैसे पेश होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन हम हाइपोथेसिस जब देते हैं तो हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हम ये बहरहाल हमें ये तो पता है ना कि ये एक प्रोपोजिशन होती है, एक तजवीज होती है, ठीक है। प्रोपोजिशन, प्रपोजल, मिसाल के तौर पे कोई कोई तजवीज दीजिए कि मिसाल के तौर पे प्रोपोजिशन ये हो सकती है। अब देखें, ये अनप्रूवन होता है, यानी अभी साबित नहीं हुआ होता, और हमारे पास होता है कि इसको एक्सेप्ट कर लें या इसको रिजेक्ट कर लें, ठीक। मिसाल के तौर पे हमारा हाइपोथेसिस ये है कि जी, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमने कहा कि हाइपोथेसिस इज, लेट्स अज्यूम हम हाइपोथेसिस को इस वेरिएबल से बात करेंगे h। सो आवर h1 इज स्मोकिंग causes कैंसर। लेकिन एक प्रोपोजिशन है, यानी हमने एक क्लेम कर, एक लूज सा क्लेम है। लूज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अनप्रूवन है ना। हम हमारे लिए ये हाइपोथेसिस, अगर हम अपनी साइंटिफिक बात करें तो हमारे लिए, या जर्नल बात भी करें, फिलोसॉफिकल भी, तो हमारे लिए अभी फिलहाल हमने इसको प्रूव तो नहीं किया ना। ये स्टेटमेंट के अंदर तो हमने एक एम्फैटिक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। और कोई एग्जांपल दें हाइपोथेसिस की? कोई और देगा एग्जांपल हाइपोथेसिस की? कोई और इंटरेस्टिंग एंड यूनिक एग्जांपल? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, अभी आज सुबह सुबह आज हमने जल्दी क्लास की, तो हम कहते हैं कि जी आ, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग इज गुड फॉर स्टडी। अब देखिए ना, ये भी एक हाइपोथेसिस है,
यानी ये क्या, ये H2 क्या है? H2 का मतलब है कि भाई हम कह रहे हैं कि बहुत सुबह, अच्छी बात है कि अगर आप सुबह उठे और पढ़ें, ये बात तो लोग कदीम जमाने से कहते आए हैं, लेकिन अभी अनप्रूवन है। हाइपोथेसिस 3 हो सकता है, कोई कह सकता है नो, मिड डे इज बेटर फॉर स्टडी, इज लेट्स से गुड फॉर स्टडी, ये भी एक हाइपोथेसिस है। यानी ये देखिए बहुत आसान है, ठीक है। ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स डेली लीड्स टू ओबेसिटी, ठीक हो गया जी। H4 आ गया कि जी ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स जो है चीनी के, आप चीनी की इंटेक ज्यादा करेंगे, जमशेद कह रहे हैं, तो आप मोटापा आएगा। वेरी वेरी गुड। निम्रा कह रही है कि मॉस्किटो इज द कॉज ऑफ मलेरिया, बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें देखिए आपने एक कॉजल क्लेम कर दी कि मच्छर से मलेरिया होता है। तो ये सारे किस्म की चीजें हाइपोथेसिस, इसमें तो मेरा ख्याल किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप लोग यानी अगर आप सबको कहा जाए कि जो भी पीपल आर 20 पीपल आर सिटिंग, सो वी से कि भाई 20 हाइपोथेसिस दें, तो हाइपोथेसिस को आप बता सकते हैं फौरन से अगर हाइपोथेसिस की डेफिनेशन सिर्फ ये हो। अभी हम देखते हैं ना कि ये जितने भी हमने बातें की हैं, अभी हमने 5 हाइपोथेसिस लिखी है ना, इधर मलेरिया वाला भी काउंट कर लें और चीनी से मोटा होने वाला भी कर लें, तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे देख सकते हैं कि क्या ये सारे ही अच्छी बात है कि स्टारवेशन इज कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक है। दाऊद का एक और हाइपोथेसिस था। सो अब आपको समझ आ गई कि हम हाइपोथेसिस को देख सकते हैं कि वो अनप्रूवन है। अब उनको करना क्या है, जब वो हाइपोथेसिस आ गए हैं तो या तो उन्हें एक्सेप्ट करना है या उनको रिजेक्ट करना है। यानी या तो हम ये कहेंगे कि जी मलेरिया की वजह से नहीं होता मच्छर, उससे आप जितनी मर्जी चीनी पिए आप मोटे नहीं होते। अगर रिसोर्सेज ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये या जितनी मर्जी स्मोकिंग करें कैंसर नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग उठे या सुबह देर तक भी सोते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोपहर को उठ के पढ़ लें। सो दिस इज द पॉइंट के हम हाइपोथेसिस प्रपोज किया जाए, यानी जनरल अप्रोच एचडी की क्या होगी, हाइपोथेसिस प्रपोज किया जाए। अब आपने हाइपोथेसिस प्रपोज कर लिया, now you have to derive the implications. Now this is a tricky part. This was an easy part. This is a ट्रिकी पार्ट, क्योंकि ये रिक्वायर करता है कि ये तो देखिए कोई भी दुनिया में बंदा कर सकता है। आप किसी को भी बुला लेना बाहर से, उसको अभी तक का लेक्चर सुनवाएं और वो कहेगा ठीक है भाई, वो भी हाइपोथेसिस देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फर्क पड़ता है, यानी जब आप यहां से यहां मूव करते हैं, सो एक अब पता चलता है कि भाई एक आप साइंटिफिक बात करें, आप साइंसदान हैं, आप साइंस की नॉलेज रखते हैं, या आप एक आम हाइपोथेसिस दुनिया के सब लोग देते रहे, रोज देते हैं, हमारी कॉमन जुबान में हम मुख्तलिफ प्रपोजल्स देते रहे। जब हम मूव करेंगे इस स्टेप पे, तो ये स्टेप है ड्राइविंग इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का क्या मतलब होता है? इम्प्लीकेशन मतलब होता है नतायज, यानी उन वो हाइपोथेसिस क्या, उनका रिजल्ट क्या निकलता है। यानी ऐसी क्या चीजें हैं जब हम हाइपोथेसिस को देखें तो ये हाइपोथेसिस को अगर हम मान लें, इसको अगर हम कहें कि ये हाइपोथेसिस हमने एग्री करते हैं कि दिस इज अ हाइपोथेसिस, तो इस स्टेटमेंट को, यानी हम ये भी तो कह सकते हैं हाइपोथेसिस ये भी हो सकता है इसमें स्मोकिंग डज नॉट, ये एक और हाइपोथेसिस, दिस इज H2। ये H1 क्या है? स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। H2 क्या है? स्मोकिंग डज नॉट कॉजेज कैंसर, डज नॉट कॉज। ठीक है। अब अर्ली मॉर्निंग इज गुड फॉर स्टडी, अर्ली मॉर्निंग इज नॉट गुड फॉर स्टडी, दिस इज अनदर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस में फर्क हो रहा है। आप ये नहीं कहेंगे कि जी ये एक ही हाइपोथेसिस। यहां पे देखें, ये एक बड़ा, इस केस में ये एक हल्का सा ट्रिकी पार्ट है जो सब लोग नहीं समझते। सब लोगों का ख्याल होता है कि आम लोगों की बात करूं, जो आर नॉट साइंटिफिकली ऑक्यूपाइड, उनका ख्याल ये होता है कि जब आप किसी ने कहा ना कि अर्ली मॉर्निंग इज गुड फॉर स्टडी, मैंने ये कहा और जमशेद ने कहा कि सर आई थिंक दिस हाइपोथेसिस इज नॉट करेक्ट। सो जो तीसरा इंसान है ना, जो आम आदमी है, वो समझेगा कि जमशेद ये कह रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग इज नॉट गुड फॉर स्टडी। हालांकि देखिए, जब मेरी बात का निगेशन करते हुए जमशेद का मतलब ये नहीं है, उनका मतलब है अर्ली मॉर्निंग इज गुड फॉर स्टडी, मे बी उनका मतलब ये हो कि मिड डे इज ऑल्सो गुड फॉर स्टडी।
इवनिंग इज ऑल्सो गुड फॉर स्टडिंग, नाइट इज ऑल्सो गुड फॉर स्टडिंग। इसी तरह अगर कहा कि जी जमशेद ने कहा कि शुगरी ड्रिंक्स जो है वो डेली लीड्स टू ओबेसिटी, तो अगर किसी ने इसको चैलेंज किया तो लोग समझेंगे कि इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि शुगरी ड्रिंक्स डू नॉट लीड टू ओबेसिटी। या अगर कहा गया कि जी निम्रा ने कहा कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो मैंने कहा भाई मेरे गांव में तो बहुत मच्छर है लेकिन हमारे गांव में तो इतना कभी मलेरिया नहीं हुआ। सो इसका मतलब है कि किसी कोई कहेगा कि इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मॉस्किटो इज नॉट द कॉज ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि जब किसी हाइपोथेसिस को निगेट किया जा रहा हो तो उसका ऑपोजिट को अफर्म किया जा रहा है, यानी उसकी कंफर्मेशन जरूरी भी नहीं होती, लेकिन आम जुबान में ये बात चलती। अब जो इम्प्लीकेशन आती है इससे, उसका मतलब ये है कि हम वो इम्प्लीकेशन ड्रॉ करना चाहते हैं जो ऑब्जर्वेबल, और आपको याद होगा कि आपने ऑब्जर्वेशन को पढ़ लिया। तो यहाँ पे देखें जितना कुछ आपने पढ़ लिया ना वो अभी ऑब्वियसली जाहिर है लिंक होना शुरू हो जाएगा। हमें अब बिल्कुल क्लियर, और यू शुड गो बैक एंड लिसन टू दी पोर्शन, क्योंकि और देखें कि ऑब्जर्वेशन के 10 मिनट जो है ना दोबारा से सुने कि उसमें हमने क्या बात की। तो उसमें जो टेक होम था, यानी जो एक नॉर्म अच्छी बात थी या एक बुनियादी इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये था कि ऑब्जर्वेशन आर एक्सपेरिमेंट्स। और एक्सपेरिमेंट्स में टेक होम क्या था? एक्सपेरिमेंट्स में टेक होम था मैनिपुलेशन। यानी हमने बात की थी ना कि हमने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की मिसाल दी थी कि एक्सपेरिमेंट वो होगा जिसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेशन ऑफ व्हाट? बैकग्राउंड वेरिएबल्स, कंट्रोल वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स का कंट्रोल। तो ये बातें अब आपने साथ साथ अपने आप खुद रिकॉल करनी है क्योंकि ये इसमें लिंक्ड है। तो हमने वो इम्प्लीकेशंस देखती हैं जो ऑब्जर्वेबल है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि जी शुगरी ड्रिंक से बंदा मोटा होता है, तो अब क्वेश्चन करना है कि ओके दिस इज द हाइपोथेसिस 4 कि शुगर लीड्स टू ओबेसिटी। सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? सो इम्प्लीकेशंस को हम का वेरिएबल हम दे रहे हैं सी। तो C1 क्या होगा? C1 ये होगा कि जब हम शुगर लेंगे तो हम ये करेंगे कि इसकी इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि वंस यू हैव शुगर यू विल गेन वेट। सो दिस इज, ये तो इसके अंदर ही इंप्लाइड है, लेकिन हमें ऑब्जर्वेबल लेनी है। तो हम कहेंगे इम्प्लीकेशन ये है कि वंस यू टेक 2 teaspoons of sugar daily for 2 years, the weight is increased to increased from 5 to 10 kg। अब देखा हाइपोथेसिस को खोला तो जब उसमें से इम्प्लीकेशन निकाले तो वो इतनी आसान नहीं है। यानी हाइपोथेसिस तो बनाना तो बहुत इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। यानी ये तो अब देखें ये बात कहां से ले ली भाई, खुद ब खुद ही तो नहीं बना ली। 2 टीस्पून ऑफ शुगर क्यों बोल दिया? 2 साल कहां से आ गया भाई, ये भी आपने कहां से उठाया? ये जो 5 से 10 किलो का वजन है ये कहां से आ गया? फिर सवाल ये कि वजन करने के लिए तो मेजरमेंट स्केल्स हैं, तो हमने वजन कर लेंगे बंदे का। कई दफा ऐसी चीज होगी जो आप मेजर ही नहीं कर सकते। यानी अब आप अगर नए 2 टीस्पून ऑफ शुगर डेली इंक्रीजेस योर बॉडी मास इंडेक्स, तो अब एक और मेजरमेंट आ गई। अगर हमने कहा कि जी आपकी वेस्ट लाइन जो है वो इतनी बढ़ जाएगी, यानी आपकी वेस्ट अगर 24 थी तो 27 हो जाएगी। देखिए ये तो बहुत मसले हो गए ना। यानी अब इम्प्लीकेशंस को ड्रॉ करना, यानी एच तो वाज इजी, सी आई का एक पूरा सेट बन गया। यानी ये तो एक था, यहां पे पूरा सेट है C1 C2 C3, और इन सब पे एक कंडीशन भी है कि ये ऑब्जर्वेबल हो।
यानी हम इनका एक्सपेरिमेंट कर सकें, इनको इनकी मेजरमेंट कर सकें। ऐसे ही तो नहीं बात कर सकते ना कि जी बहुत मोटा हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट के, और अच्छा फिर मोटापे की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज ओबेसिटी। कोई कहेगा जी 50 केजी 70 केजीज, तो हमें जाना पड़ेगा मेडिकल साइंस में और वी हैव टू सर्च कि भाई ओबेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। ओबेसिटी की डेफिनेशन जो है वो 1960 में एक जगह पब्लिश हुई होगी, 1970 में एक और रिसर्च पेपर मिलेगा, 1975 में एक और रिसर्च पेपर मिलेगा। तो ये तो देखिए C1 को निकालना एक पूरा रिसर्च का प्रॉब्लम बन जाए, और यही रिसर्च है जो हम करते हैं। यानी हम जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो व्हाट डू वी डू इन आवर PhDs एंड आवर MScs, बेसिकली वी आर सॉर्ट ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ रिसर्च। यानी हम ये देख रहे होते हैं कि भाई अच्छा भाई इम्प्लीकेशन ये ले लो, इम्प्लीकेशन वो ले लो। सो यहाँ भी बात आपको समझ आ गई। सेकेंडली ये है कि अब जब इम्प्लीकेशन का सेट आ गया तो इन, यानी आपके पास C1 आ गया, लेट से आपने शुगरी ड्रिंक्स के साथ ओबेसिटी को लिंक कर दिया, हाइपोथेसिस बन गया, आपने 5 इम्प्लीकेशंस भी ले ली C1 से लेके C5 तक। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आपकी इम्प्लीकेशंस हैं, यानी ऑब्जर्वेबल इम्प्लीकेशंस, इनको आप ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं, इनको इनको इम्प्लीकेशंस को टेस्ट किया जाए। यानी अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट बनाया जाए। यानी अब कुछ अब जाहिर है अब अगले स्टेप पे क्या होगा, अब कुछ लोग चाहिए होंगे, सो वी नीड अ सैंपल। ठीक है ना। अब सवाल ये होगा कि जी क्या इस काम को 100 लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाए, 100 people are enough, or we should have 1,000 people, or we should have 10,000 people, or we should have 100,000 people। तो देखिए ये जो बात है कि अब इसको कैसे किया जाए, यानी इन ये टेस्टिंग के मेथड्स जो है वो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर हम फर्ज करें 5 लोगों पे टेस्ट करें तो सारे मोटे हो जाए, हम 500 पे करें तो आधे हो जाए, यानी दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। जो कि अब हम ये वाला जो पोर्शन है ये अभी हम आगे देखेंगे ना, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी देखना है और टेस्टिंग के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स को भी देखना है। तो ये दो चीजें हैं, एक तो एक्सपेरिमेंट्स हैं और दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस कैसे है, हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे किया। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल रीजनिंग्स हैं और मॉडलिंग के मसाइल हैं। तो ये हमने अगले 5-6 लेक्चर्स में यही चीजें अब पढ़नी। यानी वी आर नाउ फोकस्ड ऑन दी लर्निंग दी ओपनिंग दी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दी HD मेथड। तो दैट इज व्हाई मैंने पहला लेक्चर इस पे रखा है कि हमें जनरली समझ आ जाए करते कैसे। देन वी हैव, इवन इफ वी आर अनेबल टू स्टडी फॉर दी, यानी कोई खुदा ना खास्ता में मसला हो जाए वी से कि ओ मोदी ये तो हम आगे वाले लेक्चर्स जो है वी कुड, तो इतना इस हद तक भी अगर हम पहुंचे तो इफ वी वर स्टडीइंग अ शॉर्ट कोर्स तो यहाँ पे आके बात बहरहाल प्रिंसिपल्स की हद तक हमें एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मिल जाती है टू स्टैंड आर टू फर्मली स्टैंड ऑन कि भाई ये हमने करना होता है, इस तरह से ये हम करना होता है। तो जनरली ये बात अब तक इस प्रॉब्लम में आपको कोई इस इशू में कि इसकी जनरल अप्रोच क्या है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर आई शुड डिग इनटू दैट। यानी ये 3 स्टेजेस आपको समझ आ गई। यस सर। अच्छा तो यस अब सर। देखें, अब देखें हमें, मैं एक और बात भी कर देता हूँ, यानी मैं थोड़ा सा इसको और तरह से भी बता देता हूँ, और वो ये कि जब हम हाइपोथेसिस लेते हैं ना, सो हाइपोथेसिस, अभी तो हमने 5 हाइपोथेसिस की बात की। हाइपोथेसिस आर अ सॉर्ट ऑफ, यानी इनको हम ये भी कहते हैं कि हाइपोथेसिस आर कंजेक्चर्स। और कंजेक्चर्स क्या होते हैं? कंजेक्चर्स होते हैं कि एक एक सेंसिबल, यानी एक सेंसिबल गैस होता है। अभी तक आपने देखे, आपने 5 हाइपोथेसिस दिए ना, तो किसी ने भी ऐसी बात नहीं की जो नॉनसेंस किस्म की बात। 5 6 हाइपोथेसिस जितनी भी एग्जांपल्स आप सबने दी और 2-3 मैंने दी, वो सारे एक सेंसिबल गेस थे। यानी आमतौर पे जो कंजेक्चर होता है वो एक सेंसिबल गेस होता है। मैथ्स में कंजेक्चर बहुत यूज होते हैं, जैसे कि हमारे पास बड़े फेमस कंजेक्चर्स हैं, पॉलिग्नैक कंजेक्चर है, ट्विन प्राइम्स का जिसको कंजेक्चर कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि जी जैसे ट्विन्स है ना 3 5, ठीक है, 7 9 या 11 13, तो ये क्या है, ये ट्विन प्राइम्स हैं, यानी ये इकट्ठे इकट्ठे आते हैं।
तो पीपल हैव अ कंजेक्चर, अनप्रूवन कंजेक्चर, कि ये इनफाइनाइट है, ऐसे पेयर है, इनफाइनाइट पेयर्स। अब देखिए ख्याल तो लोगों का यही है, लेकिन व्हाट हु नोज कि ये बहुत आगे जाके दो पेयर आते हो और बस उसके बाद फिर कभी भी लामतना ही चलते जाए, लेकिन कभी भी कोई पेयर ना आए। इट इज पॉसिबल, बट सेंसिबल गैस ही होता है कि भाई आ जाए, बट टू प्रूव इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यानी आज तक ये अनप्रूवन है। मैथ्स में अगर इसको आप प्रूव कर लें तो आपको मतलब एक आपकी जो है वो आपको लोग हार पहनाएंगे, फील्ड मेडल मिल जाएगा। सेकंड, इसी तरह गोल्ड बाक कंजेक्चर है। गोल्ड बाक कंजेक्चर ये कहता है कि हर इंटीजर जो 2 से बड़ा है, ठीक है, वो सम ऑफ 2 प्राइम्स है। मिसाल के तौर पे 3 2 से मसलन 2 से बड़ा इवन इंटीजर, तो 2 से बड़ा 4 है ना, तो 4 इज अ सम ऑफ 2 + 2, ठीक है। तो 10 है मिसाल के तौर पे, तो 10 इज अ सम ऑफ 5 + 5। कोई भी ले लें आप, 20 ले लें, ठीक है, तो इट्स अ सम ऑफ 13 + 7। तो देखें वो ये तो गोल्ड बाख का कंजेक्चर ये कहता है, इसको कहते हैं गोल्ड बाख कंजेक्चर। ये कहता है कि 2 से बड़ा हो ना अगर इंटीजर, ठीक है, 2 से ग्रेटर देन 2, ठीक है, सो इस वो और वो इंटीजर इवन हो, ठीक, इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन 2, तो वो सम होंगे 2 प्राइम्स का। अब ये भी अनप्रूवन है, स्टिल अनप्रूवन है, ठीक है। सो यहाँ पे मैथ्स में भी कंजेक्चर्स यूज होते हैं, लेकिन वहां पे जो मैं इसको डिफरेंशिएट क्यों करना चाह रहा हूँ कि ये कंजेक्चर्स भी एक तरह के मैथमेटिकल हाइपोथेसिस होते हैं, इनको भी प्रूव करना होता है। लेकिन इनके लिए हम इनकी बात में हम इस तरह से ये नहीं, इनको भी हम इम्प्लीकेशंस इनमें भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन जाहिर है इनका लिए प्रूफ के लिए हमें मैथमेटिकल प्रूफ्स की तरफ जाना पड़ता है। साइंस में भी कंजेक्चर इसी तरह, जैसे आपने कंजेक्चर पेश किया, और वो सारे कंजेक्चर जो है वो सेंसिबल गैसेस हैं, तो ये आपने जहन में रखना है। इम्प्लीकेशंस, उसकी वजह ये है कि इम्प्लीकेशन आप जिस जिस साइंस में होंगे ये इम्प्लीकेशंस चेंज हो जाएंगी। अगर आप मैथ्स का कंजेक्चर कर रहे हैं तो इनका मतलब फिर फर्क हो जाएगा। क्या फर्क होगा, इसके लिए हमें मैथमेटिशियन बनना होगा ना। इसी तरह अगर आप फिजिक्स में हाइपोथेसिस कर रहे हैं तो इम्प्लीकेशंस फर्क हो जाएगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हाइपोथेसिस कर रहे हैं तो इम्प्लीकेशंस फर्क हो जाएगी। दैट इज व्हाई वी मूव टू डिफरेंट डिसिप्लिन। यानी अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, या मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, तो मैं मुझसे उसके हाइपोथेसिस और उसकी इम्प्लीकेशंस तो पता है, लेकिन मैं चूंकि केमिस्ट नहीं हूं, सो आई कांट से कि भाई उस वो लोग अपनी इम्प्लीकेशंस कैसे बनाते हैं। सो इसका मतलब है कि यहां से जब हम जाते हैं तो एक स्पेशलिस्ट बाउंड्री भी आती है। आप लोगों को हाइपोथेसिस, जब आप ये बात समझ जाएंगे तो एज कंप्यूटर साइंटिस्ट यू शुड नो कि हमारे हाइपोथेसिस क्या हैं, ठीक है। और फॉर अ मैथमेटिशियन ही शुड नो कि भाई मेरे हाइपोथेसिस कैसे बनेंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल थियोरेटिकल मैथमेटिशियन, यानी प्योर मैथमेटिक्स की कंजेक्चर। देन देयर इज अप्लाइड मैथमेटिक्स की कंजेक्चर भी होंगे। वो कैसे होंगे कि जी फलां चीज इस कैलकुलस से मॉडल हो सकती है, और दैट्स अ मैथमेटिकल कंजेक्चर। सो वी वुड फाइंड आउट कि भाई इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। सो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि ये चीज बहरहाल ये एक बहुत जनरल बात है। अब हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखते हैं कि अच्छा जी, जर्नली तो हमें समझ आ गई कि ये 3 स्टेज का प्रोसेस है। अब लेट्स सी इट स्पेसिफिकली। तो पहले स्टेप के ऊपर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का जो स्टेप है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाइपोथेसिस को जो फॉर्मुलेट किया जाए, तो ये एक अजम्पटिव स्टेप होगा। ये हमने बात कर ली, यानी अजम्पटिव स्टेप का मतलब है कि ये मफरूजा होगा, एक अजम्पशन की जाएगी और वो एक कंजेक्चर होगा, और नेसेसरीली उस कंजेक्चर में हमें ये पता है कि वो एक सेंसिबल होगा। यानी ऐसा कंजेक्चर नहीं वैसे लोग सुनते ही कहेंगे भाई क्या बात है, ठीक। यहां पे हम इस हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशन करेंगे। फॉर्मुलेशन का क्या मतलब है, इसको प्रॉपरली स्टेट करेंगे, सोच समझ के लिखेंगे, क्योंकि जब आप उसको लिखेंगे, स्टेट करेंगे,
तो आपकी बिल्कुल जबान क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा आप क्या क्लेम करना चाहते हैं। और जब इसको लिखा जाएगा तो ये प्लॉजिबल प्रोपोजिशन होगा। प्लॉजिबल की क्या मीनिंग है? प्लॉजिबल का मीनिंग है जिसको प्रूव किए बगैर भी उसको ये कहा जा सके कि भाई इट्स इट्स सेंसिबली अंडरस्टूड एंड मीनिंगफुल। यानी बामानी किस्म की चीज होगी, ऐसी माफाकुल फितरत चीज नहीं होगी, इम्प्लॉजिबल किस्म की बात नहीं होगी। क्योंकि बहुत इम्प्लॉजिबल प्रपोजिशन कर भी लें तो साइंटिफिकली वो हाइपोथेसिस नहीं कहलाएंगे। जैसे कोई ये कहे कि जी कोई एक ऐसा प्रपोजिशन हो कि जी 3 बजे सुबह उठ के पढ़े ना, मतलब अब वो ये हाइपोथेसिस ना हो, फॉर्मुलेट ना किया जाए कि अर्ली मॉर्निंग स्टडीज गुड, rather you would say that 2 at 2:30 अगर आप उठ जाएं तो स्टडी बड़ी अच्छी हो। अब ये एक बड़ी इम्प्लॉजिबल सी बात है, यानी बहुत ही यानी एक कहा कि जी शुगर ड्रिंक्स जो है वो ओबेसिटी करते हैं। कोई ये कहे कि जी शुगरी ड्रिंक्स कॉजेज डेथ। अब ये तो बड़ा, अगर फर्ज करें कि जमशेद ये वाला हमें कहते कि ये बजाय इसके कि वो ये कहते कि शुगरी ड्रिंक लीड्स टू ओबेसिटी, वो हमें कहते हैं शुगरी ड्रिंक लीड्स टू डेथ, तो बड़ी अजीब बात हो जाती। अगर निम्रा कहती कि मलेरिया इज मॉस्किटो इज द कॉज ऑफ मलेरिया, इसकी जगह वो कहती कि मॉस्किटो इज द कॉज ऑफ ब्रेन कैंसर, तो देखिए ये वो है पॉसिबल है जिसको हम कहेंगे कि यार इम्प्लॉजिबल प्रपोजिशन है ना। तो साइंटिफिकली ऐसे इम्प्लॉजिबल प्रपोजिशन के ऊपर क्या होता है, हमने शुरू में बात की थी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, साइंटिफिक कम्युनिटी की। साइंटिफिक कम्युनिटी उन लोगों को मानती ही नहीं, यानी अगर आप ये हाइपोथेसिस दे देना कि पानी से गाड़ी चलाई जा सकती, तो साइंटिफिक कम्युनिटी कल्चरली आपका मजाक उड़ाएगी एकदम। क्योंकि देखिए वो कहेंगे यार आप हाइपोथेसिस की कोई बेसिस तो देना, इम्प्लॉजिबल। अगर आप ये हाइपोथेसिस देना कि जी हाइड्रोजन की बेस पे गाड़ी चलाई जा सकती, ठीक है, हाइड्रोजन व्हीकल्स हाइड्रोजन की बेस, तो साइंटिफिक कम्युनिटी एकदम से इसको कहेगी कि ये प्लॉजिबल हाइपोथेसिस। लेकिन देखिए बड़ा क्लोज है पानी और हाइड्रोजन। लेकिन आपने जब एक इस तरह की उसकी फॉर्मुलेशन इस तरह से की ना कि जी पानी से मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तो पीपल वुड स्टार्ट सेइंग कि दिस इज एन इम्प्लॉजिबल प्रपोजिशन, वो इस पे सवाल उठाए। तो ये बात आपको जनरली क्लियर होनी चाहिए कि पहले सबसे हमारे केस में हमने जो कन्वेंशन बनाई है, जो विच आई यूज्ड, मैंने आपके नोट्स में जो डिवाइस की है वो ये है कि हम इधर एक एच बना लें, एच आई का मतलब ये है कि ये एक इस तरह की स्टेटमेंट हो। सो दैट मीन्स वी हैव नाउ हैव रिटन अ वी हैव फॉर्मुलेटेड अ हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप पे हमने इम्प्लीकेशंस निकालनी थी, और लास्ट पेज पे हमने ये देखा था कि इम्प्लीकेशन होगी, मगर अब मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया, डिड्यूस। यानी यहां पे इम्प्लीकेशंस कैसे आएंगी? इम्प्लीकेशंस बहरहाल डिडक्शंस होंगी ना। जब हमने शुगरी ड्रिंक्स की बात की और 2 चमचे चीनी की बात की, तो वो सारी बात क्या थी? वो बेसिकली हमने कुछ एक प्रेमिस लिया, वो प्रेमिस हमारा बेसिकली हाइपोथेसिस था। फिर प्रेमिस 2 शायद उसमें हमने कोई लिया कि जी 2 चमचों के साथ, और फिर अब बहरहाल हमने एक डिडक्टिव चेन से डिडक्शन करते हुए हम एक कंक्लूजन तक पहुंचे। और वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन अब हमारी इम्प्लीकेशन, यानी कि 2 चम्मच चीनी लेंगे तो वजन जो है वो 5 किलो बढ़ेगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात हम बहरहाल बहुत से प्रेमिसेस से मिलाते हुए, जो हाइपोथेसिस को सपोर्टिंग प्रेमिसेस हैं, उन सपोर्टिंग प्रेमिसेस से हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कंक्लूजन। यानी ये ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस हवा से नहीं आ जाएंगे, दे वुड बी द रिजल्ट ऑफ अ डिडक्शन। तो पहले स्टेप में तो हमने स्टेटमेंट दी, प्रपोजल दिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या कर लिया? देखिए अब आप देख रहे हैं कि हम वो चीजें यूज कर रहे हैं ना। तीसरे स्टेप के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सो यहां पे हमने ऑब्जर्वेशन की।
ये अपने ऑब्जर्वेशंस के प्रिंसिपल यूज करेंगे। सो हम कोई ना कोई तजर्बा करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे सी आईज हैं, यानी ये हमारे पास एक सेट आ जाएगा ना सी आईज का, हम ये इन सब को देखेंगे कि क्या ये सी आईज, यहाँ पे हम इनके ऊपर सवाल उठाएंगे कि क्या ये दुरुस्त हैं, ये दुरुस्त सच्चे हैं, मतलब दुरुस्त से मतलब ये है कि ट्रुथ का जज किया जाए, क्या ऐसा वाकई होता है। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसको हम जेटीबी में प्लेटो के केस में पढ़ रहे हैं ना, बिकॉज हमने यहाँ पे ट्रुथ देखना है, यानी हमने देखना है कि वाकई 2 चमचे चीनी देनी है उसको, कैसे किया जाए, या हमने कोई सिमुलेटिव स्टडी करनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे मेथड्स भी बड़े मैटर करेंगे। कोई कहेगा जी अब आप लोगों को 15-15 चम्मच चीनी खिला के चेक करेंगे तो ये तो बड़ा अनहेल्दी है, एथिक्स का सवाल आ जाएगा। कोई कहेगा जी ये तो बड़ा मुश्किल है, आप 2 चम्मच चीनी 4 चम्मच चीनी उनको 2 साल खिलाएंगे तो उनको शुगर हो जाएगी रोज, हर घंटे में भी। तो वो कहेगा नहीं भाई आप इस तरह की बात ना करें, यू शुड डू सम अदर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आप उनको, उनके लिए कोई उनके खून के टेस्ट कर लें, उनको एक ही दफा चीनी खिलाएं। फिर कोई कहेगा नहीं ये भी उनकी बॉडी के साथ खेलने वाली बात है, तो मॉडल्स का सवाल आ जाएगा कि भाई क्या मॉडल है आपके पास, क्यों ना हम चूहों के ऊपर ये टेस्ट करें, हम इंसानों को चीनी दें ही क्यों, क्यों ना हम खरगोशों को चीनी दें, क्यों ना हम चूहों को चीनी दें। सो दिस इज दी पॉइंट कि ये एक पूरी बहस है टेस्टिंग जिसमें हमने ऑब्जर्वेशंस करनी। तो याद रखें स्टेटमेंट दी, डिडक्शन की, ऑब्जर्वेशन पे आ गए। अब अगर तो वो डिडक्शन, यानी ये फिर से डिडक्शन है, यानी हमने कहा था ना फॉल्सिफिकेशन एक फिर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, तो ये भी एक डिडक्शन ही का तरीका। इसमें अब हमने ये पॉपर का की फॉल्सिफिकेशन आ गई, यानी यहां पे हमने ये कहा कि भाई एच को ट्रू ना कहो, हाइपोथेसिस के ट्रुथ से बात मत करो, हाइपोथेसिस को फॉल्स करार दो। यानी पहले ये देखो कि 2 चम्मच चीनी हर रोज 5-15 दफा लेने, 15 हर रोज हर चाय के कप में 2 चम्मच चीनी लेने से उसका वजन बढ़ता है कि नहीं, इसको निगेट करो। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि फॉल्सिफाई किया, उसको हमने ट्रूथ जो है वो उसका इंटरेस्टिंग नहीं है। इफ इफ सी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो अगर देखते हैं हम कि वो फॉल्स हो जाता है, ऐसा नहीं होता, मच्छर से काटता है, मच्छर काटता है लेकिन मलेरिया नहीं होता, और हम ये मैयर करने के काबिल हैं और इसका एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके इसको मैयर कर लेते हैं और ये बात हो जाती है कि फॉल्स है, तो फिर हम क्या कह देते हैं, हमारी इन्फरेंस फिर एक डिडक्शन होती है और हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस भी फॉल्स था। यानी हमने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, हमने मच्छरों का जहर जो है वो चूहों में इंजेक्ट किया, मच्छरों के का जो डंग था, और उसके बाद चूहों को टेस्ट किया, उनमें मलेरिया नहीं था। तो अब हमने ये कहा कि इसका मतलब है कि हमारा H1 के चूहों को जो है वो दे उनको जो है वो मलेरिया हो जाता है, या ये कि मतलब चूहों को नहीं, सॉरी, ये हाइपोथेसिस कि मलेरिया मच्छर से होता है, ये हाइपोथेसिस इज स्टैंड्स फॉल्स। ठीक है। सो दिस इज आवर वे कि हम डिडक्शन में फॉल्सिफिकेशन करते हैं, हम कंफर्मेशन नहीं करते। कंफर्मेशन हम कब करते हैं? कंफर्मेशन हम 5वें स्टेप पे करते हैं। कंफर्मेशन हमारी इंडक्शन है, केयरफुल इंडक्शन मैंने लिखा, यानी अब हम ये नहीं कह देते कि होता है, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, बल्कि हम कहते हैं मच्छर, ये काफी, हम जुमला ऐसे कहेंगे कि ये काफी प्लॉजिबल है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बात है कि मच्छर से, यानी हम अपनी बात को सॉफ्ट करेंगे, उसमें हम ज्यादा एतमाद पैदा करेंगे एच में। यानी हम ये कहेंगे कि अब हमें यकीन, हमें बहुत एतमाद से कह सकते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। ठीक है। तो हम फिर उसको अपने हाइपोथेसिस को ऐसे कह देंगे, देयर इज वेरी हाई probability that
smoking causes cancer. 2 मिसाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए अभी, लेकिन फिर क्या होगा, टाइम गुजरता जाएगा, बहुत टाइम गुजरेगा, ये बार बार नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे, नई फॉल्सिफिकेशंस, उस नए हाइपोथेसिस आते रहेंगे स्मोकिंग से रिलेटेड, उनकी फॉल्सिफिकेशन, इवेंचुअली हमारे पास कंफर्मेशन लाइक इस तरह हो जाएगा कि ये कॉन्फिडेंस पहुंच जाएगा 99.999%। इसीलिए जब ये इधर आ जाएगा तो आप सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिख देंगे स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। और अब आप देखिए उसके उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर आपके कभी आपको ख्याल आता है कि सिगरेट की डब्बी पे उन्होंने वो एक बड़ी एक ड्राउनी सी शक्ल बनाई हुई होती है जिसके ऊपर होठों पे या पता नहीं जबान होती है वो, जिसपे एक कैंसरस किस्म की होती है, देखा है ना आप सबने वो। तो वो क्या हो रहा है, वो आपको इम्प्लीकेशन जो है ना हाइपोथेसिस की, वो ऑब्जर्वेशन उसने सारे लोगों को दिखा रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि इसके बीच में कोई भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बिल्कुल ऑब्जर्वेबल है। तो आप देखिए ये सेंस, ये मीडिया और ये साइंटिफिक रिसर्च जो है ये बड़ी, इसके पीछे जो बहस है, यानी अब वो ये भी करते रहे पहले कि डिब्बी के ऊपर सिर्फ ये लिखते थे कि जी स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था। फर्क क्यों नहीं पड़ता था? क्योंकि तमाम लोग ऑब्जर्वेशन को नहीं देख सकते। वो ये नहीं, सब लोगों को वो ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आती, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये प्रोबेबिलिटी, ये कॉन्फिडेंस को बेतहाशा बढ़ाने के लिए वो उन्होंने सोचा कि यार इस ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना इस हाइपोथेसिस के, ये भी जरा दिखा दिए। यानी इफ द हाइपोथेसिस इज के स्मोकिंग कॉजेज कैंसर एंड इम्प्लीकेशन इज टू ऑब्जर्व कैंसर, सो दे थॉट के यार इसको डब्बी के ऊपर ही बना दें ताकि पूरी दुनिया को ही नजर आ जाए। तो इस तरह साइंस जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी से बाहर निकलती है और पब्लिक में जाती है, जिसको आपको याद होगा मैंने इसीलिए उसको कहा था कि इट्स अ सोशल एक्टिविटी ना, लोग सारे साइंस से अफेक्ट हो रहे हैं, सो दे वांट टू, एवरीवन वांट्स टू सी कि क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं यार आप, ताकि उसने फिर फैसला करना है ना कि वो चीनी खाए या ना खाए। अगर आप उसको ये बता देंगे कि भाई चीनी खाने से शुगर होती है, चीनी खाने से मोटे होते हैं, तो देन ही हैज टू मेक अ डिसीजन फॉर हिज लाइफ। हो सकता है उसे चीनी बहुत पसंद हो, उसे मिठाइयां बड़ी मजे की लगती हो। सो दैट्स दी पॉइंट के वी नीड टू, जब हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं और ये सारा सफर करते हैं, तो लास्टली हम हाइपोथेसिस को 100% नहीं करते। क्यों नहीं करते? वी लाइक टू रिमेन विद, हम वी वांट टू बी फेथफुल टू ह्यूम्स प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। यानी हम कहते हैं कि भाई ह्यूम को की प्रॉब्लम एक इंडक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है, इंडक्शन से आप 100% पे जाते हैं तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है जो ह्यूम ने बताई। एंड सिमिलरली यू वांट टू बी वेरी फेथफुल टू पॉपर, यानी यू वांट टू से कि भाई फॉल्सिफाई किया जाए। ये बात भी बड़ी अच्छी है कि फॉल्सिफिकेशन इज अ गुड प्रिंसिपल, सो वी वांट टू सेव आवर प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ डिडक्शन बीइंग मोर प्रेफरेबल देन इंडक्शन। तो अगर हम ये दो प्रिंसिपल ले लेना, फॉल्सिफिकेशन एंड डिडक्शन बीइंग मोर प्रेफरेबल देन इंडक्शन फॉर मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम, तो इन दोनों की को मिला के एच डी मेथड जो है वो चलता है। यानी एच डी मेथड इन दोनों चीजों को, इन दोनों के बेहतर जो गुड है वो लेना चाहता है। सो यहां तक कोई बात, किसी का इशू, कोई भी किस्म की बात, एनीवन इधर तक अगर बात समझ ना आई हो? कोई क्वेश्चन, कोई एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? तो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम इन पांचों स्टेप्स को, यानी वी वुड स्टार्ट विद दी, अगर अब जनरल उसका प्रिंसिपल देखा जाए तो आपको समझ आ गया, बट अब क्वेश्चन ये है ना कि हमें कुछ एग्जांपल्स और कुछ डिस्कशंस के साथ वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई इसको कैसे, हाउ टू
हैंडल इट। सो मैं क्विकली, मुझे 15 मिनट में, आई वुड टेक 15 मोर मिनट्स एंड आई वुड जस्ट ट्राई टू मूव इट टिल हियर, यानी हम इस दो को देख लेते हैं आप, ताकि यू हैव समथिंग टू स्टडी फॉर द वीक और आप उसको जरा एब्जॉर्ब कर लें। और ये तीन जो है ना, दिस वी वुड टेक इन दी नेक्स्ट बुक। सो क्विकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमने इस पे काफी बात कर ली है, तो आई डोंट थिंक इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम, या आपको मजीद वही बात होगी तो आपको उसको बेहतर समझ आ जाए। पहली बात तो ये कि वी हैव सेड के जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वी वी डिस्कस्ड कि हाइपोथेसिस जो है प्लॉजिबल प्रपोजिशन होगा, वो प्रपोजल होगा जो कि सबकी समझ में आ जाए और बहुत ज्यादा अजीबोगरीब इम्प्लॉजिबल ना हो। उसका अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो भी कुछ बातें हमें समझ आती हैं। पहली तो ये कि एक इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी फॉर्मुलेट कर लें, यानी आपकी कोई इस तरह भी नहीं है कि जो चाहे वो फॉर्मुलेट कर लें, और क्योंकि बेसिकली अब आपको नजर आ रहा है कि आपने उसके ऊपर ये सब काम करने हैं ना, तो आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लें और काम शुरू कर लें। ठीक है, सो यू हैव टू हैव अ स्टेटमेंट दैट हैज सम क्राइटेरिया। इसमें पहला क्राइटेरिया क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी हम ऐसी स्टेटमेंट नहीं बना सकते जिसका सच्चाई या जिसके झूठ होने के ऊपर हम फैसला ना कर सकते, यानी वो कहीं बीच बीच में रहती है। ठीक है, जाहिर है कि इसमें वो वाले सवाल नहीं आ सकते जो कि रिसर्च क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप ऐसे सवाल तो नहीं कर सकते ना जिनके ऊपर अभी आपने आपने रिसर्च करनी हो। रिसर्च से मतलब क्या है? रिसर्च से मतलब है कि उनकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, यानी जो सेट ऑफ सी आई है, ये भी नोन ही ना हो, पहले आपने इसके ऊपर बात करनी हो ना। ठीक है, वो वाली चीजें हाइपोथेसिस से बाहर हो जाती हैं। यानी उनमें क्या कहा जाता है? उनमें ये कहा जाता है कि यार अभी तो हम आपको छोड़ वेट तो नहीं कर सकते, तो आप पहले ये वाला फैसला कर लें एंड देन यू कैन इंप्रूव योर हाइपोथेसिस। जैसे कोई कहीं कहता है कि जी मैं एक हाइपोथेसिस कहता हूँ, आई वुड से कि जी माय एच इज के almonds increase memory। ठीक, जैसे उन्होंने शुगर की बात की थी, तो आई मेक अनदर हाइपोथेसिस, मैं कहता हूँ कि जी बादाम खाने से मेमोरी बढ़ती है। अब देखिए, ये क्या मैं इसको ट्रू कह सकता हूँ या इसको फॉल्स कह सकता हूँ? ये सवाल किस पे डिपेंडेंट है? ये अगले स्टेप पे डिपेंडेंट है। यानी अगर तो मैंने अभी इसकी इम्प्लीकेशंस मुझे नहीं पता, सवाल ये होगा कि जी इसकी सी आई क्या है। पहली सी आई क्या है कि मेमोरी क्या है जी, कैसे मेमोरी का पता चलाया जाए? आपने तो कह दिया कि जी रोज सुबह 7 बादाम खाएं। आपकी अम्मी ने कहा कि रोज इसको बादाम दो, इस ये आजकल पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, तो इसकी पढ़ाई, इसकी मेमोरी अच्छी हो, कहा जाता है ना ये। तो सवाल ये है कि भाई क्या कहा जाएगा, मेमोरी किस तरह टेस्ट हो? क्या हम उसको चीजें याद करवाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे? यानी क्योंकि हमने देखिए आगे सीआई बनाने और फिर उनको टेस्ट भी करना है, यानी बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स भी करने। तो देखें सवाल आएंगे कि क्या आर यू टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। आप आप उनको कैसे सर्च करेंगे? हाउ टू, जब हम द आलमंड खाते हैं तो क्या चीज बढ़ती है? ठीक है, कोई कहेगा कि जी एसीएच के लेवल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने एक दफा पढ़ा था, ये दिमाग में मतलब एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो आपको। तो फिर अगला सवाल आएगा कि इनको मैयर कैसे किया जाए? क्या ये जनाब ये टिश्यू के अंदर होते हैं, ब्रेन टिश्यू में, तो फिर इसके लिए मेजरमेंट कैसे की जाए? इसको कैसे, क्या कोई प्रोब्स अवेलेबल हैं, टेस्टिंग कैसे की जाए? तो देखिए अगर तो ये रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना, देन यू हैव टू प्रपोज इट एज दिस, डू almonds increase memory, या आप कहेंगे डू
does eating almonds have effect on memory? अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया, यानी ये तो एक रिसर्च क्वेश्चन बन गया ना, ये वो हमारे उस क्राइटेरिया से निकल गया है कि ये एक हाइपोथेसिस हो, बिकॉज हाइपोथेसिस हमने क्या कहा था, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ प्रोपोजिशन। ये अब प्रोपोजिशन नहीं रही, दिस हैज बिकम अ क्वेश्चन, क्योंकि ये बात, ये हालांकि स्टेटमेंट में भी ये क्वेश्चन छुपा हुआ था, लेकिन वो छुपा हुआ इस तरह था कि हमने क्लेम किया था ना, हमने इसको फॉल्सिफाई करना था या कंफर्म करना था, यानी या हमने इसको कंफर्म करना था या इसको फॉल्सिफाई करना था। कंफर्म का मतलब हमने ये कहा है कि हमने इस पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना था, 100% तो नहीं करना था लेकिन कंफर्मेशन होनी थी। फॉल्सिफिकेशन पे हमने इसको 100% नेगेट करना था। तो जब आपके सवाल इस तरह के हो जाएंगे तो यू विल नॉट कॉल देम फॉर्मली, आप अपनी आम जबान में बेशक उनको हाइपोथेसिस कहते रहे लेकिन अंग्रेजी में, लेकिन साइंटिफिकली हम ये कहेंगे कि भाई ये हाइपोथेसिस को इनको आप हाइपोथेसिस मत बोलो। फिर वो स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो इनको ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम फिलोसफी में या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टोटोलॉजीज। टोटोलॉजीज, TAUTOLOGIES। टोटोलॉजी किस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि मशहूर एग्जांपल दी जाती है कि जी ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ठीक है, ठीक है, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। अब देखिए ये तो नेसेसरली ट्रू है ना, बिकॉज बैचलर्स की डेफिनेशन ही ये है, इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन ही ये है कि वो लोग जिनकी शादी ना हुई भी हो। तो ये तो कोई बात नहीं है ना, दिस इज, ये तो एक किस्म की टोटोलॉजी है, ट्रिवियल चीज है, यानी हम इसको कहते हैं कि ये एक किस्म का ट्रिवियल है, यानी ट्रिवियल के मानी ये कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। स्टेटमेंट दैट इज नॉट, उसके लिए उसको मतलब हमें ये उस तरह से वो ये सारी की, यानी ये वो चीज है जो हमारी जबान को, यानी हाइपोथेसिस लिखते हुए हमें लैंग्वेज के वक्त हमें रोक के रखती है कि आप लैंग्वेज ऐसी मत बनाएं कि वो स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स किया ही ना जा सके, ठीक है। यानी ऑल काइंड ऑफ ऐसे ऐसी चीजें जिनमें प्रॉपर्टीज की बात हो रही हो, यानी हम जर्नल बात कर रहे हो कि जी वाह ईटिंग एलमंड्स इज अ गुड, ईटिंग एलमंड्स इज अ गुड, एलमंड्स आर अ गुड चॉइस। अब ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, यानी हम उसको ट्रू और फॉल्स कह ही नहीं सकते, वो नेसेसरीली ना ट्रू है, हो वाकई लगता है कि सच है या झूठ है, एक चॉइस की बात है। यानी हम कहें कि जी इट्स गुड टू बी, गुड टू हैव लेस शुगर। अब दिस इज नॉट अ हाइपोथेसिस, इट्स अ प्रोपोजिशन। आप किसी को कह रहे हैं कि भाई चीनी कम खाएं, लेकिन ये हाइपोथेसिस में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि अब हम इसको ट्रू या फॉल्स नहीं कर सकते। जब हम ट्रू और फॉल्स नहीं कर सकते तो हमारा पूरा मेथड ही फेल हो जाएगा, हम इम्प्लीकेशंस ही नहीं निकाल सकेंगे। सो वी हैव, देखें बड़ा क्लियर हो गया, यानी या तो ये हो, ट्रू और फॉल्स हो सकती हो, और फिर ये ना हो कि हो ही सच्ची या हो ही झूठी, पक्की बात ही उसके अंदर पहले से ये बात इंप्लाइड, और फिर जनरलिटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई ऐसी चीज भी नहीं होनी चाहिए जो अनऑब्जर्वेबल हो, हम देख ही ना सकते हो, बिल्कुल गैब से ताल्लुक रखती हो, तो दैट मीन्स कि उसको भी फॉल्सिफाई नहीं किया जा सके, ठीक है। हम कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट देते हैं दिस टेबल इज रेड, अब भाई इसकी रेडनेस तो सबको नजर आ रही है, सो ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट, यानी इस जनरल स्टेटमेंट को भी हमें हाइपोथेसिस की डेफिनेशन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी जाएगा और वो देख लेगा, ठीक है। वह आप कहते हैं कि जी व्हेन यू हैव फीवर, the your temperature is more than 98.5,
डिग्री फॉरेनहाइट। तो देखें ये तो कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये हर एक को पता है और थर्मामीटर बन चुका है और लोग इसको मेजर कर रहे हैं। तो अब आजकल इस हाइपोथेसिस की ये कहिए यार ये तो कोई ये इट्स अ ट्रिवियल, ये फिर ट्रिवियलिटी में चला जाए। फिर ऐसी चीज जो डायरेक्टली ऑब्जर्व ही नहीं हो सकती। इसी वजह से क्या होता है कि साइकोलॉजी की चीजें, ठीक है, हमारी सोशियोलॉजी की चीजें, ठीक है, अदब की चीजें, लिटरेचर की चीजें, ये सारी भी एचडी मेथड से बाहर हो जाती हैं। इनके अपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के तरीके, हम इनको उन तरीकों को हम एचडी नहीं कहते, यानी वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव तरीके नहीं है। उन लोगों ने अपने तरीके बनाए हुए, वो भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं, लेकिन वो जिस तरह से करते हैं वो एक और मेथड है। समटाइम्स दे आर यूजिंग इंडक्शन, probably they are deducing, ठीक है। वो ये जो तरीके हैं, और भी मैंने आपको बताया ना तरीके, तो वो एचडी मेथड से बाहर हो जाते हैं। सो दीज 3 क्राइटेरियाज आर देयर, जो एक दूसरे से मिलते जुलते। सेकेंडली हमने इम्प्लीकेशन देखनी है। तो इम्प्लीकेशन जो है वो उनके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए दे हैव टू बी ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हमारे पास उनके लिए सबसे बड़ी कंडीशन वही है जो हमने पहले की, और वो डायरेक्टली होने चाहिए या मेजरमेंट से होने चाहिए। तो आपको याद है हमने माइक्रोस्कोप्स की बात की थी, एपिस्टेमोलॉजिकल टेंशन की बात की थी ऑब्जर्वेशन में। तो वो सारी चीजें टेंशन क्यों दे रही हैं, वो टेंशन की रीजंस क्या है? वो रीजन ये है कि वही हाइपोथेसिस जब आप बनाते हैं और गैलीलियो कहता है कि जी मुझे ऊपर मेरे जुपिटर के चांद नजर आ रहे हैं, या मुझे ये चीज नजर आई, तो ये एक हाइपोथेसिस होता है। पीपल हैव टू रिजेक्ट इट और एक्सेप्ट इट। So they would ask, how are you observing those things directly? Then he would say, I am observing it with my telescope. So they would say, they would raise the questions on the telescope. ये बात सारी हमने की थी ना। So वो ऑब्जर्वेबल होने चाहिए ताकि उनको टेस्ट किया जा सके। तो गैलीलियो का क्या है कि वो कहेगा ठीक है भाई ये टेलीस्कोप है, और मैंने आपको बताया था कि उसने कहा कि टेलीस्कोप में मेरी ऑप्टिकल थ्योरी ये है, तो ही वुड आस्क कि भाई तुम भी टेलीस्कोप बना लो। टेलीस्कोप बनाने के ये प्रिंसिपल है, अगर तुम्हें मेरी टेलीस्कोप पे बिलीफ नहीं है, तुम उसको उसके ऊपर टेस्टिंग को नहीं मानते, तो फिर तुम भी इस तरह से टेलीस्कोप डिजाइन कर लो और अपनी टेलीस्कोप से देख लो। So this point is very understandable कि भाई वो डायरेक्टली ऑब्जर्व होनी चाहिए या फिर उसकी मेजरमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारी बहस आ जाएगी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंटेशन की, और हम ये कहेंगे कि कुछ ऑपरेशनलाइजेशन रिक्वायर्ड है। ऑपरेशनलाइजेशन के मीनिंग ये है कि कुछ बनाना पड़ेगा ना, कुछ काम करना पड़ेगा। मेजरमेंट खुद ब खुद तो नहीं हो जाएगी, मेजरमेंट वुड बी रिक्वायरिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मैं कहूंगा कि जी बादाम खाने से ये मेरा हाइपोथेसिस है, एंड देन आई से कि जी एक ऐसी चीज है जिसका नाम है लेट्स से एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ये ब्रेन में एक प्रोटीन है जो बढ़ती है। तो पीपल वुड आस्क कि जी हाउ टू मेजर, इसको कैसे मेजर करें ना। आप एक बंदे को बादाम खिलाएंगे, ये बढ़ जाएगी, तो इसको मेजर कैसे किया? तो मैं कहूंगा जी कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है माइक्रोडायलिसिस। ये छोटी सी प्रोब है, हम इस प्रोब को ह्यूमन टिश्यू में डालते हैं और एसीएच को मेजर कर लेते हैं। तो देखिए ये सारी बात होगी ना। हमने इम्प्लीकेशन ये ली, हाइपोथेसिस की कि एसीएच इंक्रीजेस व्हेन यू ईट almonds, then that has to be tested. So we would say कि माइक्रोडायलिसिस को यूज किया जाएगा टू मेजर एसीएच, ठीक है। हमने कहा कि जी मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया, इम्प्लीकेशन ये थी कि मॉस्किटो जब काटते हैं तो ये वाली चीज खून में बढ़ती है, तो फिर खून का ब्लड टेस्ट जो है उसको मेजरमेंट करनी पड़ेगी और ब्लड टेस्ट के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। सो ये ऑपरेशनलाइजेशन रिक्वायर्ड होगी, यानी कोई ना कोई काम करने पड़ेंगे। फिर इसकी डिडक्शन वैलिड होनी चाहिए, और आपको ये तो अब आपको अच्छी तरह पता है कि वैलिड डिडक्शन क्या होती है, कि हमें प्रेमिसेस से कंक्लूजन की तरफ मूव करना चाहिए। सो दिस इज क्योंकि बहरहाल डिड्यूस करने हैं, सो ये ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस उससे डिड्यूस होने चाहिए।
अगर कोई कहे कि बादाम खाने से एसिटाइल कोलिन जो है वो, बादाम खाने से इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये प्रेमिस ईटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, प्रेमिस टू, ठीक है, डेली डोज ऑफ 7 एलिमेंट्स, premise 3 early morning almonds, premise 4, ठीक है, उनका छिलका जो है वो peeled almonds, premise 5 पानी में डूबे हुए हो, ये सारी वही बात, ये होता है ना एलिमेंट्स में, आपको पता है, लोग कहते हैं नहीं जी करें। और अब देखिए 5 प्रेमिसेस की बेस पे ये हमने रिड्यूस किया, ACH इंक्रीजेस। अब अगर कोई कहे कि भाई इन 5 प्रेमिसेस से इधर तक की मूव ही नहीं हो सकता, ये बात ही आप गलत कर रहे हैं, सो इसने कह दिया कि ये इनवैलिड डिडक्शन। जब उसने इनवैलिड कह दिया तो फिर ये बात नहीं हो सकती ना, फिर ये स्टेप जो है ये फंस जाएगा, डिड्यूसिंग इम्प्लीकेशन रिड्यूस ही नहीं हो रही जब इधर, तो आप बिला वजह के लिए ACH बनाई फिर, तो आप देखेंगे कि साइंटिफिक कम्युनिटी इसी स्टेप के ऊपर 10 साल फंसी रहेगी। यानी मैं HD मेथड का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुबह HD मेथड शुरू किया तो शाम को खत्म कर दिया। HD मेथड का मतलब ये होता है कि द मेथड इज गोइंग ऑन, इट मे टेक 30 years, you may spend 10 years to deduce proper implications of your hypothesis। बादाम खाने की बात तो कमल मसीह से शायद की जा रही है, लेकिन HD मेथड और ये चीजें जो है ये बहरहाल आप उसको अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं। 1960 में किसी ने सोचा होगा कि भाई वो करें, 1990 में जाके माइक्रोडायलिसिस आया होगा, ठीक है, 2010 में जाके ये इसके ऊपर पेपर्स पब्लिश हुए होंगे, ऑब्जर्व वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीकेशंस की बेस पे टेस्टिंग शुरू होनी हुई होगी। तो ये चीजें एक लॉन्गर प्रोसेस है, ये बात जहन में बिठाए रखें, और ये फिर H के साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। यानी ये सवाल फिर होना चाहिए कि ये जो ACH है इसका रिलेशनशिप भी तो किसी चीज से है ना, तो क्या इसका रिलेशनशिप मेमोरी से है, ये एक अलग बहस है ना। तो देखिए हाइपोथेसिस के अंदर हाइपोथेसिस आ जाएगा, ये एक और हाइपोथेसिस होगा, ये हाइपोथेसिस ये होगा कि ACH is a good indicator of memory। तो अब हम सवाल करेंगे यार, is it a good hypothesis? Can you say कि this is a truthful hypothesis? इसको ट्रू और फॉल्स किया जा सकता है, तो इस हाइपोथेसिस के ऊपर काम शुरू हो जाए, ACH को मेमोरी से लिंक करने के हाइपोथेसिस। आपको बात समझ आ गई? सो अब हम लास्ट अपनी एक एक्सरसाइज करते हैं एंड देन वी फिनिश दिस ऑफ। तो हम एक देखते हैं कि क्या हमें हाइपोथेसिस की इम्प्लीकेशंस आती हैं। हाइपोथेसिस के ऊपर तो हमने देख लिया, तो आपने जब आप इस सवाल को देखें तो यू हैव टू फाइंड, आस्क योरसेल्फ कि आप फॉल्स करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आपने सोच लिया ना कि ट्रू है, तो वही गलती आप भी करेंगे जो आमतौर पे की जाती है, जो मैंने बात की थी, यानी उसका ऑपोजिट ट्रू कर मानना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट तो उसके अंदर नहीं हो रहा ना। ये कहना ठीक नहीं है कि एलमंड्स, इस हाइपोथेसिस का कि एलमंड्स इंप्रूव मेमोरी, अगर इसको फॉल्सिफाई कर दिया जाए, सो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि एलमंड्स, इसका मतलब ये हो जाता है कि दिस इज फॉल्सिफाइड, ऑल में एलमंड्स डू नॉट इंप्रूव मेमोरी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि एलमंड्स रिड्यूस मेमोरी। यानी ये तो एक मजे का केस बात हो जाएगी अगर हम उसका उलट मानना शुरू हो जाए, ये तो एक और बात हो जाएगी। सो फॉल्सिफिकेशन का मतलब नहीं होता कि उसका वो उसके उलट हो गई,
या नेसेसरीली उसकी नेगेशन प्रूव हो गई है, इसका मतलब होता है एलिमेंट डज नॉट इंप्रूव मेमोरी, या और हम ये कहते हैं कि भाई ये फॉल्सिफाई हो गया है हाइपोथेसिस। सो दिस इज द पॉइंट। अब हम देखते हैं कि अगर एक आसान सी एग्जांपल है, यानी ये हाइपोथेसिस हमारा क्या है, वो ये है कि अगर एक कार्ड जो है, इफ अ कार्ड shows an even number on one face, यानी हम ये कह रहे हैं कि एक साइड पे उसके इवन नंबर नजर आता हो, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, सो उसके ऑपोजिट फेस रेड होगी। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते होते हैं कि हम कह देते हैं कि इवन नंबर जो क्या है, इवन नंबर इज लेट्स से even number is e, ठीक है, और रेड इज रेड होना, यानी बीइंग रेड, ठीक है, टू बी रेड इज आर। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या है, मेरा हाइपोथेसिस ये है कि e implies r, राइट। तो लॉजिक, ये लॉजिक की जबान इसमें यूज होती है। तो हम ये कहते हैं कि e, ये एरो का मतलब होता है implies, तो इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि whenever I have an even number on one side, on one face, that implies red card on the opposite side, ठीक है। So this is my hypothesis, let's assume, ठीक है। क्लियर, सवाल समझ आ गया। अब हमने इसको फॉल्स करना है, यानी वी हैव टू फॉल्सिफाई दिस हाइपोथेसिस। तो इसके अगर ये हाइपोथेसिस फॉल्सिफाई हो, फॉल्स होता करना हो, तो फिर हमें कौन सी इंप्लीकेशंस देखनी पड़ेगी। व्हेन आई राइट कॉन्सिक्वेंसेस, दैट्स बेसिकली इंप्लीकेशंस। यानी अगर ये हाइपोथेसिस झूठा है, ये बात गलत है, तो मुझे कौन से कार्ड उल्टाने पड़ेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई सारे कार्ड उल्टा दें, कहने को तो कह सकता हूं, लेकिन आई नीड टू बी वेरी जेनरस, वेरी वेरी जुडिशियस विद माय कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे सिर्फ वो कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढने हैं जिनमें मुझे कम काम करना हो, क्योंकि ऐसा तो काम नहीं हो सकता ना कि मैं सारी दुनिया के लोगों को बादाम खिला के उनके टेस्ट लेता रहूं, सबको चीनी खिलाता रहूं, सबको मलेरिया पे टेस्ट करता रहूं। आई हैव टू फाइंड अ वेरी 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 नीट सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस आई हैव टू फाइंड, जिसके बाद मुझे ये फॉल्सिफाई हो जाए। क्योंकि इसको ट्रूथ कहना तो इंडक्शन है, और वो उसके लिए तो मुझे बहुत लंबी बहुत सब सारा काम करना पड़े, लेकिन इसको फॉल्सिफाई करना आसान है। सो मैं कौन सा कार्ड उल्टाऊं, इनमें से कौन से कार्ड उल्टाऊं तो मेरा ये फॉल्सिफाई हो जाए। क्या कहते हैं जी आप? जी, तो पहले देखेंगे कि उसके ऑपोजिट पे इवन है या नहीं। कौन से वाला फिर उल्टाया जाए, इस ए को उल्टा दिया, 8B, कौन से, ए को, बी को उल्टाया, यस बी को। ठीक हो गया जी, एक बी हो गया। ए को तो उल्टाने की जरूरत नहीं है, देखिए ए को उल्टाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि हाइपोथेसिस में ऑड नंबर का कोई जिक्र है। नो, अगर आप ये गलती करेंगे ना कि इसको पढ़ के ये समझेंगे कि इफ अ कार्ड शोज ऑड नंबर ऑन वन फेस देन इट्स ऑपोजिट इज ब्लू, तो देखिए ये आपने एक बहुत मेजर मिस्टेक कर दी है ना। वो मेजर मिस्टेक ये कर दी कि आपने इसको ओवर रीड कर लिया ना। हाइपोथेसिस तो सिर्फ ये कह रहा है कि हो सकता है ये बात दुरुस्त हो अपनी जगह पे, ऑड के ब्लू हो, लेकिन हो सकता है ना भी हो, ठीक है ना। हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि वो सिर्फ दो बातें कर रहा है, एक इवन की और एक रेड की। तो देखिए दूसरा कार्ड कौन सा उल्टाएं, सी उल्टाएं या डी उल्टाएं। ए तो हमें क्लियर हो गया कि इसमें ऑड का जिक्र ही नहीं,
तो ये बात तो डी खत्म। कौन सा? डी सी और डी, कौन सा एक उल्टा डी है? डी कौन डी कह रहा सर है? सी दानिश कह रहे हैं डी, और भी कोई आवाजें आई हैं डी की? ठीक है, तो देखिए अब हमें डी, डी भी कोई कह सकता है डी, कोई कह सकता है सी। मैथोडिकल वे ये, द राइट आंसर इज कि इट इज डी। उसकी रीजन ये है कि ये दोनों चीजें क्लियर, ये दोनों चीजें उलट कब होंगी, ये यानी ये उस वक्त उलट होंगी ना कि हमारे पास अगर कोई कार्ड इवन हो, यानी इवन हो, और उसकी उल्टी साइड पे ये जो टिल्डा होता है ना, इसको जो आपके कीबोर्ड पे यूजुअली 1 से पहले लिखा होता है, इसका मतलब होता है नॉट। तो नॉट आर, यानी अगर मैं कोई इवन कार्ड देखूं और उसको उसकी उल्टी साइड पे नॉट आर ना हो, तो फिर ये हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ये फॉल्सिफाई हो जाएगा। क्योंकि इसकी इसकी उलट स्टेटमेंट यही है ना कि इफ अ कार्ड शोज एन इवन नंबर ऑन वन फेस एंड इट उसकी ऑपोजिट साइड रेड ना हो, तो दैट मीन्स कि वो इवन हो जाएगा, या दैट मीन्स कि वो फॉल्सिफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम सारे वो कार्ड ढूंढेंगे जो या तो वो इवन हो या वो नॉट आर। ये तो आर है ना, तो आर को तो देखिए उल्टाने का कोई फायदा नहीं है। आपने फर्ज करिए इसको उल्टाया और इसके पीछे इवन नंबर था, फर्ज कीजिए आपने सी उल्टाया और सी के पीछे 6 लिखा हुआ, तो हाइपोथेसिस फॉल्सिफाई तो नहीं होगा ना, वो तो कंफर्म होगा। यानी आपने तो बेसिकली उसको क्या करना है, उसको झूठा करार देना है ना। अगर आप इसको उल्टाते हैं और इसके पीछे 6 लिखा हुआ है, तो फिर तो ये हाइपोथेसिस, अब अगर आपने इसको उल्टाया और इसके पीछे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वाकई फिर भी हाइपोथेसिस को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइपोथेसिस ऑड की तो बात ही नहीं कर रहा। हाइपोथेसिस ये तो नहीं कह रहा कि इफ देयर इज एन ऑड नंबर, तो इसका मतलब है इसको उल्टाने से हमें कोई फायदा हासिल नहीं हो, फॉल्सिफिकेशन हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा फायदा यही है कि हम फॉल्सिफाई करें। अच्छा, अगर आप इसको उल्टाते हैं और इसके पीछे एक इवन नंबर है, तो हाइपोथेसिस फॉल्सिफाई हो जाएगा। लेट्स अज्यूम इसके पीछे एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो हाइपोथेसिस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। तो इसका मतलब है अगर हम इसको और इसको उल्टाएं तो वी आर एबल टू फॉल्सिफाई आवर हाइपोथेसिस। तो अब आप इस एग्जांपल को देखें, इस पे गौर करें और एंड फाइंड आउट के आपको कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यानी किस जगह होता है। जिस जगह भी आपको कंफ्यूजन होता है, आपको मिसाल के ए पे कंफ्यूजन होता है, सी पे होता है, तो आप देखिए कि अच्छा ठीक है भाई, मैं इसको उल्टा लेता हूँ। इसको उल्टा के पीछे क्या हो सकता है, दो ही काम हो सकते हैं ना, या इवन हो सकता है या नॉट इवन हो सकता है। तो अगर दोनों केसेस में या इवन हो या नॉट इवन हो, आप देखें आपकी अब आपके हाइपोथेसिस पे क्या फर्क पड़ा, क्या वो फॉल्सिफाई हो रहा है। यही तरीका है इम्प्लीकेशंस, यानी जब हम इम्प्लीकेशंस ड्रॉ करते हैं तो हम यही देखते हैं कि भाई हमारे पास, जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ACH मैं यूज कर रहा हूँ, दैट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर, क्या मुझे इसको इसको मेमोरी से ये लिंक कर किया हुआ है, पहले से हुआ आ रहा है, तो क्या इसको अगर मैं ACH को बादाम खिलाऊं और ACH को मेजर ना कर सकूं, तो मेरा हाइपोथेसिस फॉल्सिफाई होगा या नहीं। अगर वो हाइपोथेसिस फॉल्सिफाई नहीं होगा तो हमें फिर उसका फायदा नहीं है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हमने इम्प्लीकेशंस में डिड्यूस के बाद टेस्ट करना है, और टेस्ट के बाद हमने इस जगह पहुंचना है ना, चौथा स्टेप हमारा फॉल्सिफिकेशन, या हमारा स्टेप कंफर्मेशन है। फर्ज करें अगर हम इस कार्ड को उल्टाते हैं और हमें इस कार्ड के पीछे हमें ये नॉट रेड है और इसके पीछे हमें एक ऑड नंबर मिलता है, लेट्स से इसके पीछे 3 लिखा, तो इसका मतलब है हमारे पास
कंफर्मेशन की तरफ हम मजीद मूव किए ना, अब हम 100% बात नहीं कर देंगे, अब हम कहेंगे भाई और कार्ड लेकर आओ, तो वी विल बी गेटिंग EFGH, यानी हमारे पास जो टोटल, लेट्स से हमारे पास टोटल कार्ड जितने भी हैं उनके हम लेते जाएंगे और टेस्ट करते जाएंगे। सो इवन जितने इवन और नंबर हैं, जितने भी कार्ड हैं हमारे पास, वो सारे हम उनमें ऐड ऑन करते जाएंगे, यानी अपने डेटा को मजीद डेटा बढ़ाएंगे। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये हम इस हाइपोथेसिस को हमने 100% कंफर्म कर दिया। हम कहेंगे वी आर डूइंग इट, इवेंचुअली वी विल रीच अ कार्ड जहां पे ये, अगर ये फॉल्सिफाई हो जाएगा या फिर हमने 99.99% या बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा, मैं तो ऐसे एक नंबर लिख रहा हूँ ना, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि यार ये बात बिल्कुल बहुत स्ट्रेंथ के साथ हम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वी हैव अ बिग कॉन्फिडेंस, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी हाई। सो ये इस तक हम पढ़ करते हैं, एंड देन वी वुड मूव टू टेस्टिंग इन दी नेक्स्ट लेक्चर के हमें। सो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ये वी आर इन योर नोट्स, वी आर ऑन सेक्शन 2.2, तो हमने 2.2 तक पढ़ लिया। तो 2.2 तक आप इसको केयरफुली रीड कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप नेक्स्ट टाइम पूछें हम इस लेक्चर को, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल फिनिश इट।